हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 001 यानी जो आपका एमएस साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर है उसके इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज स्क्रीन पर हम हैं 8th वीडियो के साथ में। लैंग्वेज जो है वो टॉपिक चल रहा है, लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर्स या लैंग्वेज स्पीच, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे वो हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया था। मैंने आपको इंडेक्स दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कई बार आप वीडियो को कुछ टाइम के बाद पढ़ रहे होते हैं तो ठीक रहता है। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने लैंग्वेज वाला, ये जितना भी लैंग्वेज से एसोसिएटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इट्स बेनिफिट्स। तो बचे हुए करीब 5 टॉपिक्स हैं, इन्हें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। हमें आना है पेज नंबर 48 पर। तो 48 या 49 जो भी होगा, यस सही जगह पहुंच गए हम। पेज नंबर 48 पर हम हैं। टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर से हम बात करेंगे और ये वाला पोर्शन आप कवर कर चुके हैं। ओके, तो स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। स्पीच रिलेटेड इश्यूज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और पर्सन के कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने लगते हैं तो वो स्पीच डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। स्पीच के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। टाइप्स तो पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी है हमारा, लेकिन हमें ये भी समझना है कि वो किस तरह से नजर आते हैं। जो स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे वो स्पीच के किसी भी कंपोनेंट को कवर कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक को कवर कर सकते हैं या मल्टीपल को कवर कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड्स दैट क्रिएट वर्ड्स। हम सबको पता है कि हम जो वर्ड्स बोलते हैं उनमें साउंड्स का रोल होता है, साउंड्स की फॉर्म में ही वो निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन साउंड की फॉर्म में या प्रोनाउंसिएशन जिसे हम कहते हैं उसकी फॉर्म में किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से सफर कर रहा होता है तो वो स्पीच डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। अब ना केवल साउंड प्रोडक्शन की हम बात करें बल्कि वॉइस की क्वालिटी, फ्लुएंसी, यहाँ तक कि स्पीच को फॉर्म करने की एबिलिटी भी, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली हमारा जो वर्ड है वो निकल कर आएगा, स्पीच की फॉर्म में निकल कर आएगा, वो सब कुछ इसकी कैटेगरी में आते हैं। कुछ मेन टाइप के स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, इजी नेम्स हैं, आप याद भी रख पाएंगे और ध्यान में जरूर रखने हैं नाम। अगेन पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि कभी कभी कुछ चीजें याद रखनी पड़ जाती हैं, वैसा ही सीन यहाँ पर भी है। सबसे पहले है हमारे पास आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। मैं यहाँ पे मार्क भी करते चलो, थोड़ा आप समझते चलेंगे। कब होता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर? व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी मेकिंग सर्टेन साउंड्स करेक्टली। जब आपने कई लोगों को देखा होगा जो किसी वर्ड का साउंड करेक्ट प्रोनाउंस नहीं करते हैं, दे मे सब्सटीट्यूट, ओमिट, डिस्टॉर्ट और ऐड साउंड्स इन स्पीच। वो क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स को तो रिप्लेस कर देते हैं, कोशिश करते हैं वो वर्ड ना बोलना पड़े या उसको गलत तरीके से भी बोलते हैं। जैसे कि रैबिट ना बोलकर वैबिट, एक बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है और उनका नेचुरल फ्लो होता है। आपने भी शायद किसी को सुना हो। लखनऊ, लखनऊ को बहुत सारे लोग नखलऊ बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो अक्सर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं और वो बोलते हैं, वो लखनऊ बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो दिखाती है कि आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो पर्सन सिर्फ लखनऊ को नखलऊ बोल देता है उसको हम इसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये तो तब ज्यादा नजर आता है जब यही प्रॉब्लम उसे हर एक वर्ड में दिखने को मिले। जैसे कि वो लखनऊ में ला नहीं बोल पा रहा है, आगे पीछे कर दे रहा है, पर ला से कोई दूसरा वर्ड लेने लग से लड्डू, तो वो उसको लड्डू नहीं कह रहा है, वो उसको लड्डू ही कह रहा है ना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऐसा रिपीटेशन में कितना हो रहा है, तब कहीं जाके वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। वो भी एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जाता है तब। तो यहाँ पे ऐसे जो वर्ड्स का सब्सटीट्यूशन कर देते हैं या फिर लीविंग आउट साउंड्स लाइक सेइंग कू फॉर स्कूल, जब यहाँ पे मिस कर दिया जाता है वर्ड को, किसी प्रॉपर साउंड को छोड़ देना और उसके अलावा वर्ड बोलना, ये भी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में आता है। तो सिंपल है, आर्टिकुलेशन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, साउंड्स को करेक्टली प्रोनाउंस ना करना इज आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। क्लियर? अगले डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे यहाँ स्पीच से रिलेटेड है, ये है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। अब जब बात फ्लुएंसी की आ रही है तो आप भी समझ रहे होंगे कि फ्लुएंसी है तो क्या होगा, किस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच अफेक्ट होगा, मतलब बात को कहने का एक एक स्पीच होती है, एक फ्लो होता है स्पीच को कम्युनिकेट करने का, लेकिन उस फ्लो में अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो फिर ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। पर ये कैसे नजर आएगा? द मोस्ट कॉमन इज स्टटरिंग। The most common is stuttering, where a person repeats sounds, syllables or words or has long pauses while speaking. जैसे कि ये एक वर्ड आप देख सकते हैं, मॉम कहने के लिए वो बार बार तुतलाने लगता है पर्सन। इस तरीके की प्रॉब्लम फ्लुएंसी डिसऑर्डर में दिखती है। अच्छा, जो भी जिनके साथ भी तुतलाने वाला इशू होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वो
वो उस इश्यू की वजह से, उस डिसऑर्डर की वजह से वो चाहकर भी उस वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर नहीं पाते हैं। लॉन्ग पॉजेज और ब्लॉक्स वेयर द पर्सन नोज व्हाट दे वांट टू से बट कांट प्रोड्यूस द वर्ड। जब वो वर्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो वो लॉन्ग पॉज ले लेते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसा इशू भी फ्लुएंसी में आएगा क्योंकि वो फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा कोई भी एक्शन जो स्पीच के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करेगा इन एनी मैनर, वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर में आ जाएगा। तो दो हो गए आपकी, आर्टिकुलेशन और फ्लुएंसी। अब है तीसरा वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर में क्या होता है, दीज अफेक्ट द क्वालिटी, पिच और लाउडनेस ऑफ द वॉइस। कुछ लोग बहुत लाउड बात करते हैं, कुछ लोग इतना हल्का बोलते हैं कि सुनाई नहीं देता। तो जब वॉइस डिसऑर्डर की बात आती है तो उस वॉइस के हाई लो होने की बात होती है। हम सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल तो सभी का होता है, भले ही वो टोन कैसे भी हो, पर एक होता है कि इतना साउंड होना चाहिए बात करने के वक्त। अगर एक नॉर्मल पेस पर कोई बहुत चिल्ला के बोल रहा है तो वो नॉर्मल नहीं लगेगा, या वो इतना हल्के बोल रहा है कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो भी वो अब नॉर्मेलिटी में आ जाएगा। तो द वॉइस मे साउंड हॉर्स, नेजल, टू हाई और लो, और इवन डिसअपियर कंप्लीटली। कुछ इतना भी हल्का बोलते हैं कि सुनाई ही नहीं देता। तो ऐसे डिसऑर्डर जो है वो वॉइस डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कई बार आपको वो चाहते नहीं है ऐसा करना, पर उनके संग इश्यू होता है कि वो जुबान से, अपने गले से आवाज ना निकालकर, उनकी आवाज जो होती है वो नाक के थ्रू निकलती है ना। कहते हैं कि नाक से बोल रहा है कोई पर्सन। बहुत लोग होते हैं ऐसा, कई लोगों के साथ मैंने नोटिस किया है। तो वो इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, पर उनके वोकल में इशू होने की वजह से गले से उतना आवाज नहीं निकलती है और नाक से वो आवाज उनकी आती है। मुझे यहाँ पर एक सीन याद आ गया, मिल्खा सिंह मूवी में आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि गले से हम तब आवाज निकालते हैं। हमें ध्यान है कि जब हम लोग एनसीसी में हुआ करते थे तो हमसे कहा जाता था कि कमांड के लिए गला खोल के अब एकदम से बेहतरीन तरीके से आवाज निकालो। तो मुझे वो अपनी एनसीसी वाले फेज से मैं तुरंत कनेक्ट हो गई मिल्खा सिंह से, जहाँ एक सीन है बहुत फनी सा, जहाँ पे वो उसको कमांड देनी होती है तो वो नाक से बोलता है। वो एग्जाम्पल है इसका, पर अगर आपने मूवी देखी नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कनेक्ट कर पाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे वो याद आ गई। तो वॉइस डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। अब एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच जो ऐसा टॉपिक है, इस पर अलग से भी 6 मार्कर में या फिर 3 मार्कर में शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इस टॉपिक को मैंने आगे डिटेल में कवर किया है, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। A motor speech disorder where the brain struggles to plan and coordinate the movements needed for speech even though the muscle work fine। जब एप्रेक्सिया की स्पीच की प्रॉब्लम होती है, एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, तो स्पीच में इनकंसिस्टेंट एरर्स होने लग जाती हैं। स्पीच में लगातार एरर्स होने लग जाती हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसको हम एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कहते हैं। ये भी हमारा जो है स्पीच डिसऑर्डर आता है। अच्छा, इसे मोटर स्पीच डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं, मोटर वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी मसल्स का भी उसमें वर्क होता है ना। तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक होने लगती है, जहाँ पे जो हमारा ब्रेन है वो प्लान नहीं कर पाता। ब्रेन से रिलेटेड इशू होता है, न्यूरोलॉजिकल भी हो जाता है कि ब्रेन के इशू की वजह से जो पर्सन है वो बोलने में भी उसको कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। कहने का मतलब है ब्रेन जो है वो हमें सिग्नल नहीं दे पाता कि हम ठीक से बोले कैसे, और यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये भी आगे पढ़ेंगे, इसकी डिटेलिंग जरूरी है, पूछा जाता है। देन कम डिसैर्थ्रिया। इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, इट इज कॉज्ड बाय वीक और पैरालाइज्ड स्पीच मसल्स ड्यू टू ब्रेन डैमेज। ये इस वजह से होता है जो डिसैर्थ्रिया होता है। स्पीच में भी स्लो, स्लर्ड और मम्बल्ड। जो ऐसी स्पीच जिसको समझना मुश्किल हो जाए, समझ नहीं आएगा पर्सन सामने से क्या कह रहा है। और मोनोटोन वॉइस विथ पुअर ब्रेथ कंट्रोल। यहाँ पे पर्सन की बात में आपको पॉजेज और इसके अलावा पिच, टोन, सारी चीजों में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। ये इस कैटेगरी में फॉल होता है। रेजोनेंस डिसऑर्डर caused by issue in airflow during speech, often due to structural problems like a cleft palate. It affects the way sound resonates in the oral or nasal cavities। यहाँ पे नाक से बहुत ज्यादा साउंड निकल जाना या फिर नाक से साउंड बिल्कुल ना निकल पाना, कॉम्बिनेशन ना बन पाना, ये रेजोनेंस डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। ये पर्टिकुलरली इसी में हो जाता है। ओके, ये यानी कि जो भी हमने बात की थी, यहाँ पर आप देखिए एप्रेक्सिया में हमने बात की थी, इसमें वॉइस डिसऑर्डर में बात की थी। तो ये वॉइस डिसऑर्डर का ही एक टाइप होता है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली हमने बता दिया है कि रेजोनेंस डिसऑर्डर इसका नाम है, और वॉइस डिसऑर्डर हमने जनरल बता दिया है। तो ये कुछ टाइप के हो गए हमारे स्पीच डिसऑर्डर, जिसके बारे में आप लिख कर आएंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि व्हाट इज एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। तो क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर है, मैंने अभी बताया कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे टंग के साथ में, लिप्स के साथ में, हमारी बाकी मसल्स के साथ में
कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सिग्नल्स नहीं दे पाता है कम्युनिकेशन की, बेसिकली कम्युनिकेट तो नहीं करेगा ब्रेन, तो वो सिग्नल्स नहीं दे पाता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ये डिसऑर्डर जनरेट होता है। Apraxia of speech is a neurological speech disorder that affects a person's ability to plan and coordinate the muscle movements required to speak. बोलने के लिए जो भी muscle movements required होते हैं उसके signals brain से नहीं मिल पाते हैं, तभी apraxia of speech हो जाता है। It is not caused by muscle weakness or paralysis. ऐसा भी नहीं है कि muscles के weak होने की वजह से या किसी paralysis की वजह से ऐसे problem होती है। Instead, the brain has difficulty sending the correct signals to the muscles involved in speech. तो प्रॉब्लम कहाँ से होती है? ब्रेन की तरफ से होती है, इसीलिए जो है ये न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला भी गया है। आई होप आप अवेयर होंगे कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, तब आपको मालूम चलेगा कि जो भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो हम ज्यादातर डेवलपमेंटल फेज में देखते हैं। खैर, अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात कर लें अगर, तो स्ट्रोक, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर्स, कोई भी ऐसी डिसीज जैसे पार्किंसंस डिसीज होती है ना, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब इसके कॉजेज हो सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स क्या हैं? एक अभी हमने बात की थी कि इनकंसिस्टेंट साउंड एरर्स होंगी, मतलब अगर कोई एक वर्ड अभी गलत बोला और अगली बार उसको प्रोनाउंस किया तो फिर उसको भी गलत बोला कुछ और तरीके से, तो वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट साउंड एरर। कंसिस्टेंट साउंड एरर का मतलब गलती पर वही गलती बार बार, और इनकंसिस्टेंट मतलब गलती पर अलग तरीके से गलती। तो द सेम वर्ड मे बी प्रोनाउंस डिफरेंटली ईच टाइम, जैसे कि बनाना को कभी नाना बोला और कभी बमामा बोल दिया, इस तरीके से इनकंसिस्टेंट साउंड एरर्स इसमें देखने को मिलती हैं। ड्रॉपिंग मोमेंट्स होते हैं इसमें, द पर्सन विजिबली स्ट्रगल्स टू मूव देयर माउथ करेक्टली टू मेक साउंड्स। अच्छा, हमारे जो जॉ मोमेंट्स होते हैं ना, इनका बड़ा रोल होता है प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट निकालने में। जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कोई लेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमारे लिप्स का जुड़ना जरूरी है, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसके लिए हमारी टंग का मूवमेंट स्पेसिफिक तरीके से होता है, तो इन लोगों को वो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तभी ये लखनऊ को नखलऊ बना देते हैं। ऐसे और भी हैं एग्जाम्पल्स। तो वो माउथ की राइट शेप को सर्च करने में उनका जो टाइम है वो जाता है और वो नहीं बोल पाते, क्योंकि जो बात हमें बोलनी है उसका एक प्रॉपर फ्लो होता है। अब हम रुक कर एक एक सेकेंड्स लेकर वो टाइम तो नहीं लगा सकते, तो इसी वजह से अल्टीमेटली हमें उनकी प्रॉब्लम्स दिखती है। इनको लॉन्गर वर्ड्स को फ्रेज करने में ज्यादा डिफिकल्टी आती है, या फिर कुछ बड़े फ्रेजेस को बोलने में। छोटे छोटे वर्ड्स को ये कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बड़े वर्ड्स में इन्हें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो होते हैं दे आर हार्डर टू से, स्पीच में बिकम स्लोअर और ब्रोकन डाउन इनटू सिलेबल्स। बेटर ऑटोमेटिक स्पीच, वर्ड्स सेड ऑटोमेटिकली लाइक ग्रीटिंग और डे ऑफ द वीक मे बी इजियर देन प्लान्ड स्पीच, यानी कि अगर इनसे सडनली कुछ बोलने को कहा जाए तो इनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर ये कुछ प्लान कर ले, तैयार कर ले, तो ये बोल पाते हैं। तो ऑटोमेटिक स्पीच में ये ठीक ठाक होते हैं। द पर्सन में स्पीक मोर क्लियरली व्हेन इमोशनली एक्सप्रेसिव, जब इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो उस फ्लो में चीज़ों को कर लेते हैं। इन्हें एरर्स की अवेयरनेस होती है, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनका खुद का कोई फॉल्ट नहीं है वहाँ पे। तो अपनी एरर्स से भी अवेयर होते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि उन वर्ड्स को छोड़ दें, ना बोलें, बच जाएं या पॉज या गैप कर दें। डायग्नोसिस की बात करें तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि डिटेल्ड इवेल्युएशन लेते हैं, और इसमें वो चेक करते हैं कि कोई पर्सन वर्ड साउंड कैसे रिपीट कर रहा है, कहाँ स्किप कर रहा है, कितना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। इसके बेसिस पर डायग्नोस करने के बाद वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, और ट्रीटमेंट कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन और उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलता है, और कितना लंबा चलेगा ये भी उसकी प्रॉब्लम पर ही डिपेंड करता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका वो यूज कर सकते हैं, और एक टूल है जिसको एएसी हम कहते हैं, आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये एक पिक्चर बोर्ड के जैसा होता है जिसमें स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्पीच डिसऑर्डर है अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, जहाँ पे पर्सन knows what they want to say but struggles to get the words out। उन्हें पता है, अंदर तो थॉट्स हैं, मगर वो एक्सप्रेस करने में उनको प्रॉब्लम आती है, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो आपने देख लिया। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पीच और साउंड, अभी आपने इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लिया है स्पीच डिसऑर्डर में, वो प्रॉब्लम्स जहाँ पर साउंड स्पेसिफिक हो जाएंगे वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो उनको और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे वो चीज़ें दिखती हैं। स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स रेफर टू डिफिकल्टीज इन प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड्स करेक्टली और फ्लुएंटली। These issues make it hard for others to understand the person speaking.
जब आप किसी बात का फ्लो प्रॉपर नहीं लेकर चल पाएंगे, अपनी बात सही से नहीं कह पाएंगे, तो ऐसे में आपकी स्पीच पे इफेक्ट आएगा और सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। SSDs are common in children but can also be seen in adults due to neurological damage और डेवलपमेंटल कंडीशन। अब अगर बच्चे के साथ ये इश्यूज हैं और उनको रिजॉल्व ना किया जाए तो वही बच्चा बड़ा होकर एडल्ट बनेगा और उसके साथ वो प्रॉब्लम चलती रहेंगी, तो भी देखी जा सकती हैं। अब ये प्रॉब्लम कब होती है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स कब देखने को मिलते हैं? जब हम वर्ड्स का मिसप्रोनाउंसिएशन नोटिस करते हैं, यानी साउंड जो होता है वो मिसप्रोनाउंस्ड होता है। ओमिट्स साउंड्स इन वर्ड्स, गायब ही कर देते हैं कुछ साउंड्स को पूरी तरीके से। एड्स और सब्सटीट्यूट वन साउंड फॉर अनदर, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ के कुछ और बोल देते हैं। जैसे एक बा और वा की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, कुछ लोग बा नहीं बोल पाते तो उसकी जगह पे वाई यूज करते हैं। और सा और शाह की प्रॉब्लम के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, आपने सभी ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो शाह नहीं बोल पाते तो वो सा उसकी जगह बोल देते हैं। जैसे इफ आई हैव टू कॉल हर्षिता, आई वुड से हर्षिता, है ना। तो इस तरीके से राकेश राकेश, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इसमें हमें सुनने में जरूर फनी लगता है, लेकिन जो लोग नहीं बोल पाते हैं दे स्ट्रगल फॉर इट, उनको अंदर से बुरा लगता है उस चीज के लिए। और एक प्रॉब्लम और भी है कि कुछ लोग तो पढ़ते ही गलत हैं। ये हो सकता है उनको टीचर ही ऐसे मिल गए हो जिनको श और सा का डिफरेंस ना पता हो, तो इस वजह से क्या होता है, वो सुनते ही गलत आ रहे हैं तो वो बोलते ही गलत हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन वो तो सिर्फ बोल ही गलत रहे क्योंकि उनको तो पता ही गलत चला है। उन्हें ये पता है कि जो उन्होंने बा पढ़ा था उसमें जिसमें बीच में लाइन थी वो बा नहीं था, वो वा था। उन्होंने पढ़ा ही गलत था तो उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, तो ऐसा भी हो जाता है। खैर, अब अभी आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ चीजें कॉमन सी लगेंगी, ध्यान से समझिएगा। मैं नहीं चाहती आपके दिमाग में किसी भी तरीके की मिक्सिंग हो। इस वीडियो को तो मैं आपको रेकमेंड करी हूँ कि कम से कम 2 बार देखिएगा, एक बार पूरा और फिर थोड़े टाइम के बाद रुक के फिर से पूरा, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कहाँ पे साउंड डिसऑर्डर है, कहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर है, कहाँ स्पीच साउंड डिसऑर्डर है। तो डिफरेंस जो है वो अलग अलग एक बारी में पूरा समझ के फिर दोबारा समझिएगा। खैर, अब इनके टाइप्स की बात करें तो एक तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो गए, यानी कि स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आना, जैसे कि वेड इंस्टेड ऑफ रेड, यानी कि आर। ये साशा प्रॉब्लम वाले लोग हैं आर्टिकुलेशन वाले, कि उनको मैं खुद ना भूल जाऊं बताते बताते कि सा को शा बोलना है कि शा को सा बोलना है। ऑल्दो मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, लेकिन समझाते हुए मैं थोड़ा सा घूम जाऊंगी। तो यहाँ पे सा और शा की जो प्रॉब्लम है वो आप समझ ही गए, मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, सो सॉरी। तो वही वाला जो इशू है ये आप रिलेट कर सकते हैं, वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम में आता है। ऑफ्टन कॉज्ड बाय फिजिकल इश्यूज लाइक टंग और लिप मूवमेंट लिमिटेशन, ये इसकी वजह से होता है। फिर है फोनोलॉजिकल, व्हेन अ चाइल्ड कैन मेक द साउंड बट यूजेस इट इनकरेक्टली ड्यू टू रूल बेस्ड एरर्स इन साउंड पैटर्न, जैसे सेइंग टैट इंस्टेड ऑफ कैट, क्योंकि उसने सी और टी को उसने एक बार सी को कहीं पर उस फॉर्म में पढ़ लिया था, तो जिसकी वजह से के साउंड की प्रॉब्लम होने की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गई। तो फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर से एसोसिएट हो सकता है, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। फिर है मोटर बेस्ड डिसऑर्डर, ये तो आपने भी पढ़ा ही था, यहाँ पे साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी मोटर मूवमेंट। अच्छा, हमने एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच पढ़ा था, जब पर्सन अपने जॉ मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं कर पाएगा, अपनी बात ठीक से नहीं कह पाएगा, एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच से सफर करेगा, तो बाकी पार्ट पे भी तो प्रॉब्लम आएगी, साउंड में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसी वजह से ये इस कैटेगरी में आ गया कि जो मोटर बेस्ड होंगे वो भी स्पीच साउंड डिसऑर्डर ये वाले हो सकते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं। इनके कॉजेस क्या हो सकते हैं? डेवलपमेंटल डिले, जब बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं होता, स्पीच रिलेटेड इश्यूज बचपन से हो जाते हैं, ब्रेन रिलेटेड कोई इंजरीज हो जाती हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं। जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ये तो होती ही है, आपको पता है। हियरिंग लॉस भी एक रीजन होता है कि वो सुन ही ठीक से नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके स्पीच साउंड डिसऑर्डर, जब जो चीज हमें सुनाई नहीं देगी ढंग से वो फिर आगे चल के प्रॉब्लम करेगी। ब्रेन इंजरी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब इश्यू हो सकते हैं। अब हमें किन सिम्टम्स पे देखना होता है जब कोई पर्सन स्पीच साउंड डिसऑर्डर से सफर कर रहा है? उसकी स्पीच पे तो ध्यान देंगे ही ऑफकोर्स, की स्पीच उसकी अनक्लियर है। डिफिकल्टी विद सर्टेन साउंड्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेड एज, अब 3 साल का एक बच्चा है और 8 साल का एक बच्चा है। अब 3 साल का बच्चा जो है अगर वो का को खा बोल रहा है, गा बोल रहा है, चलेगा, क्योंकि वो उसकी लर्निंग का फेज है। मगर 8 साल का बच्चा ऐसा बोल रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये भी देखते हैं कि उसकी एज के हिसाब से उसकी साउंड्स का जो प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए वो कितना ठीक है। स्पीच दैट अदर्स फाइंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, फ्रस्ट्रेशन वाइल ट्राइंग टू स्पीक, बोलने में कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है ये भी मैटर करता है।
इन सिम्टम्स को हम देखते हैं। अब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उनका स्पेसिफिक वर्क होता है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को असेसमेंट करते हैं। वो देखेंगे कि असेसमेंट साउंड के लिए करना है, असेसमेंट लिसनिंग के लिए करना है, या ओरल के लिए करना है, या ये देखना है कि वो किस तरह से वर्ड्स को रीड कर पा रहा है, जो भी है वो देखेंगे, अपने हिसाब से असेसमेंट करते हैं। और फिर उसी के बेसिस पर अगेन हमेशा ध्यान रखिए कि थेरेपी में ये चीज़ें हो सकती हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करेगा डायग्नोस के बाद पूरी तरीके से। पहले से तो आप कह ही नहीं सकते कि किसको क्या हम देंगे डायग्नोस करने के बाद। तो यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, ये एक नया टॉपिक है। एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है 6 मार्कर में, आप मान के चलिए। अच्छा, अगर आप क्लियर ही नहीं होंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर से, तो कैसे इनके डिफरेंसेस लिख पाएंगे? इसीलिए जो भी हम पढ़ रहे थे अभी तक, उसमें आपको क्लैरिटी होनी जरूरी थी। लेकिन इस बार मैं इसमें एक बार आपको, और ये वाला पार्ट छोड़ूंगी नहीं आपके लिए, आपको एक बार एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगी। जैसे कि लैंग्वेज डिसऑर्डर में हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है, जबकि स्पीच डिसऑर्डर में स्पीच और साउंड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज में तो ऑलरेडी ये सब आता है, फिर और लैंग्वेज में और क्या आता है जो ये अलग होता है? यानी कि लैंग्वेज में हमारा कम्युनिकेशन हो गया, द वे वी एक्सप्रेस, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर लैंग्वेज बनती है, और छोटे छोटे बड़े बड़े से भी बनती है। तो वो लैंग्वेज के अंदर आएंगे। लैंग्वेज एक ब्रॉडर टर्म हो गई, लेकिन स्पीच डिसऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो वो स्पीच से एसोसिएट हो जाएगा, जिसमें साउंड हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएंगे, ये सब चीजें हो जाएंगी। इसका फोकस होता है लैंग्वेज के एक्सप्रेशन पे, यानी पूरी तरीके से जो लैंग्वेज निकल कर आ रही है, ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो हमारे लैंग्वेज डिसऑर्डर का पार्ट है। जबकि केवल आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस, इतना पार्ट जो है वो स्पीच का पार्ट है ना। स्पीच लैंग्वेज का एक पार्ट ही तो है, स्पीच पूरी लैंग्वेज थोड़ी है। फिर कौन कौन से एरिया अफेक्टेड होंगे? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, अब आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन स्पीच में केवल हम स्पीकिंग पर ही, वो भी साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम पर ही बात करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर में की फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे वोकैब लिमिटेड हो सकती है, इनकरेक्ट ग्रामर होना, ट्रबल फॉर्मिंग सेंटेंसेस, ये सब इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ वही पार्ट है जो स्पीच से एसोसिएटेड है। देन टाइप्स की बात करें तो आपने पढ़ ही लिए, टाइप्स दोनों के अलग अलग पढ़ लिए हैं, कॉजेज भी पढ़ ही लिए हैं आपने। एग्जाम्पल्स में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो लखनऊ वाला और नकलो वाला भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक, तो ये कुछ इसके टाइप्स हो गए। ओके, अब लैंग्वेज पर बेस्ड एक थ्योरी है, बहुत पूछी जाती है, अब तक तो बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है। मैं हमेशा इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क करती हूँ, और अभी पिछले 1-2 बार से पूछी नहीं गई है, तो आप मान के चलिए इसके आने के चांसेस हैं। तो फिलहाल इनेट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि नॉम चॉम्स्की ने बनाई थी, इसको नेटिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं, और नॉम चॉम्स्की के नाम से भी ये थ्योरी पूछी जाती है अलग से। तो अगर ये इनेट थ्योरी नहीं लिखा है ना, और लिखा है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन बाय नॉम चॉम्स्की, तो मतलब यही थ्योरी की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इनका नाम अलग से हाईलाइट कर दिया है। इनेटनेस थ्योरी, जिसको हम नेटिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं, argues that the ability to acquire language is inborn and not entirely dependent on external learning or experience। अभी अगर आप लोग क्लास में होते तो मेरा एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता कि बताइए कि ये थ्योरी कौन सी लैंग्वेज की थ्योरी की जस्ट ऑपोजिट है। प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ कर आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में आंसर जरूर कीजिएगा कि ये जो इनेट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है वो किस थ्योरी की, मतलब इतना सिंपल कर दिया है मैंने, आप तो इंडेक्स में से देख के बता देंगे कि किस थ्योरी की जस्ट ऑपोजिट है। वो कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि लैंग्वेज इनबॉर्न नहीं होती है, हम एनवायरनमेंट में रह के सीखते हैं, जबकि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कहती है कि ये जो हमारी लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी होती है वो इनबॉर्न होती है। तो दो ऑपोजिट बातें हैं और दो अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई भी आ जाए एग्जाम में आप लिख के आएंगे बहुत अच्छे से, मुझे इतना यकीन है। फिर अब ये क्या कहते हैं कि ऑल ह्यूमंस बीइंग आर बायोलॉजिकली इक्विप्ड विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब इसके ही साथ में ये नोट कर लीजिए कि LAD ऐसे लिखा होगा शॉर्ट नोट में, सेक्शन सी में पूछा जाएगा कि व्हाट इज LAD, व्हाट इज भी नहीं लिखा होगा, सीधे LAD लिखा होगा। अब उसे देख के समझ नहीं आता कि LAD किस चीज की बात हो रही है, तो वही बच्चा इसको कर पाता है जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा होता है। तो आप तो जो पढ़ रहे हैं उसमें आराम से बता पाएंगे कि LAD क्या है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल मेंटल सिस्टम है, ये हमारे अंदर कहीं लगी नहीं है, गले में, मुंह में, कानों में कहीं लगी नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम डिवाइस है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी की हेल्प से हम जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और लैंग्वेज को नेचुरली प्रोड्यूस कर पाते हैं। मतलब एक इनबिल्ट सिस्टम है जो कि एग्जिस्ट कहीं नहीं करता, बट हाइपोथेटिकली बताया गया है इसको,
उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई ट्रेट है, वो हमारे अंदर तो होती है मगर कहीं अंदर पे चिप की तरह से लगी नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरीके से एलईडी है जो हमारा एक ट्रेट कह सकते हैं, पर ट्रेट वर्ड यूज मत करिएगा क्योंकि इसको प्रॉपरली एक डिवाइस की फॉर्म में माना जाता है और ये हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंट हो पाते हैं। ओके, तो इसके की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले तो एलईडी को ही समझ लेंगे। ये 3 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको लिख के आना होगा, ये तीनों को लिखना जरूरी है, मिस मत करिएगा किसी को भी। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है? एक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का एक थ्योरेटिकल पार्ट। कभी सुना आपने आज तक ब्रेन का इतना बड़ा सिस्टम पढ़ लिया कि कोई थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, पर यहाँ आप पढ़ेंगे। दैट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद एन इनबिल्ट सिस्टम टू रिकॉग्नाइज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज रूल्स विदाउट फॉर्मल टीचिंग। ये सिर्फ साइकोलॉजी में ही हो सकता है कि कोई चीज जो ब्रेन में एग्जिस्ट भी नहीं करती है और वो एग्जिस्ट करा दी जाए। तो फिलहाल ये जो एलईडी है वो एक ऐसी डिवाइस है, इनबिल्ट सिस्टम है, जिसकी हेल्प से हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं और फिर उसका लैंग्वेज में यूज कर पाते हैं। तो दिस इज व्हाट एलईडी। यूनिवर्सल ग्रामर, चॉम्स्की ने यह भी प्रपोज किया कि जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं वो एक कॉमन सेट पे चलती हैं। जितनी भी ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स हैं ना, अगर हम उनको देखें तो वो एक कॉमन बेसिस है। मैं 2 लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश। अगर हम इन दोनों में देखें तो हमें काफी सारे ग्राउंड सिमिलर से लगते हैं, तो वही कहना चाहते हैं। तो उसको हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं और उस यूनिवर्सल ग्रामर के रूल्स के साथ हम एक इनेट अवेयरनेस के साथ आते हैं। ग्रामर्स के रूल्स के संग आते नहीं हैं कि हमने आते क्वेश्चन पूछा वेयर इज माई मॉमी, वेयर इज माई डैडी। नो, हम जो बच्चे होते हैं दुनिया में जब आते हैं तो वो उसका एक सेंस लेकर आते हैं, ऐसा ये कहते हैं। विच अलाउज देम टू लर्न एनी लैंग्वेज टू विच दे आर एक्सपोज। इसी की वजह से वो आगे कोई लैंग्वेज सीख पाते हैं। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस, अब उन्होंने ये कहा कि चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन आर नॉट एक्सपोज टू इनफ लिंग्विस्टिक इनपुट। उनका ये कहना है कि बच्चों को उतना लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता जिससे वो अपनी लैंग्वेज को बेटर कर सकें। तो यहाँ वो ये मानते हैं कि बच्चों के लिए स्टिमुलस की पॉवर्टी है, मतलब गरीबी है, कमी है स्टिमुलस की, यानी स्टिमुलाई होते ही नहीं है उनके आसपास जिनकी हेल्प से वो चीज़ों को सीख सकें। और दे स्टिल एक्वायर इट क्विकली एंड यूनिफॉर्मली सजेस्टिंग एन इनेट एबिलिटी। फिर भी वो अच्छे से जो सीख पाते हैं वो उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। मतलब उनका ये कहना है कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी ना हो तो भी बच्चा बोलना सीख लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक एलईडी है जो कि उसके अंदर इनेट एबिलिटी डेवलप करता है। सिंपल है, अच्छी है, मैंने आपको कहा था ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है। अब इसको सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस क्या हैं? चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। चाहे बच्चा इंग्लिश सीखे, स्पेनिश सीखे, जापानीज सीखे, कोई भी लैंग्वेज सीखे, वो उसका स्टेजेस तो सिमिलर ही चलती हैं। तो ये बात इसको सपोर्ट करती है। दे कैन क्रिएट न्यू सेंटेंसेस दे हैव नेवर हर्ड बिफोर, इंडिकेटिंग दे आर अप्लाइंग इंटरनल रूल्स। बच्चे ने जो नहीं भी सुना वो अपने कॉमन सेंस से कैसे इस्तेमाल कर लिया, ये भी बात इसको सपोर्ट करती है। इवन विद लिमिटेड एक्सपोजर, यानी कि जो बच्चे साइन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, दे स्टिल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सिस्टम। वो भी एक लैंग्वेज में जब बात कहते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में निकल कर आती है। क्रिटिसिज्म इसका ये है कि सबसे बड़ा तो एलईडी ही है क्रिटिसिज्म इसका, कि ना तो हम टेस्ट कर सकते हैं ना ऑब्जर्व कर सकते हैं एलईडी को डायरेक्टली, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये सोशल इंटरेक्शन के रोल को काफी डाउन प्ले कर देता है। इनका कहना है जो है सब अंदर है, वही हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाली डिबेट की तरह से कि आप इनेट लेकर आ रहे हैं और एनवायरमेंट से आपको नहीं मिल रहा है, तो उसको ये इग्नोर करता है, विच इज नॉट राइट, विच इज एक्चुअली नॉट राइट। तो पियाजे और विज़गोट्स्की ने भी आर्ग्यू किया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, वो भी लैंग्वेज लर्निंग में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने लैंग्वेज वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, इजीएस्ट ऑफ ऑल। वैसे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं था। आप मुझे बताइएगा कि आपको अभी तक सो फार 8 वीडियोस में कुछ भी ऐसा लगा जो डिफिकल्ट था, जो नहीं समझ में आया। जैसे कि स्टूडेंट्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी का नाम सुन के ऐसे बिहेव करते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा है। आपको ईजी नोट्स के बाद कुछ ऐसा लग रहा है? अगर लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अब जो मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप लिटरली उसे। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से आगे की बात करेंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी पढ़ सकें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।